क्योंकि अर्बन एरियाज़ हैं तो मैं इस चीज़ को कम्प्लीटली डिनाई नहीं कर सकता कि लीगसी एनक्रोचमेंट के इश्यूज़ भी हैं, जहाँ पे लोगों ने एनक्रोचमेंट भी किया है नाले की ज़मीन पे या नदी की ज़मीन के किनारे, तो वो भी कुछ कारण रहते हैं कि उसके अवरोध उत्पन्न होता है। तो जब अतिवृष्टि यहाँ के लखनऊ और बाराबंकी में हुई तो इनके कैचमेंट एरियाज़ में भी जब अतिवृष्टि हुई तो ये जो इतना सारा पानी था, तो जमुरिया नाला का जमुरिया नाले के थ्रू और रेट नदी का रेट नदी के थ्रू ये सब शहर के बीच से निकला। इन फ्यूचर ऐसी चीज़ों से हम बच सके, इसके लिए हम क्या सोच रहे हैं और क्या इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं? हमारे प्रदेश की राजधानी लखनऊ का सबसे नज़दीकी जनपद बाराबंकी है, इसलिए बाराबंकी पर पूरे प्रदेश की निगाह भी रहती है। हाल ही में हमने देखा कि पिछले दिनों तेज़ बारिश के बाद बाराबंकी शहर में बाढ़ जैसे हालात हुए, शहर के कई इलाके डूब गए। इस विषय पर बात करने के लिए आज हम बाराबंकी के डीएम साहब के पास आए हैं। अविनाश कुमार साहब यहाँ पर प्रशासन का नेतृत्व करते हैं, यहाँ की जनता को प्रशासन नेतृत्व और संरक्षण प्रदान करते हैं। तो उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो एक नेचुरल कैलामिटी, एक प्राकृतिक आपदा आई और जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी समस्या हुई, इसको किस रूप में प्रशासन ने इसको देखा है। डीएम साहब, ये जो आपदा आई, प्रथम दृष्टया क्या रीजंस इसके रहे, क्या कारण रहे? सिर्फ बारिश या कुछ ड्रेनेज रिलेटेड इश्यूज भी रहे? देखिए, इसके जो हम लोगों ने जब ये पिछले मंडे जब ये अतिवृष्टि हुई तो उसके कारण जो बाढ़ जैसी स्थिति यहाँ पे उत्पन्न हुई, उसके 2-3 प्रमुख कारण थे। पहले तो कि लगभग 7-8 घंटे के अंतराल में ही जो हमारा पूरा क्षेत्र है इसमें 200 mm के करीब बारिश हुई, और जो यहाँ से पीछे फतेहपुर तहसील है वहाँ लगभग 350 mm की बारिश रिकॉर्ड करी गई। तो एक तो अतिवृष्टि कम समय में, और बीच में जो इसके जो क्षेत्र हैं ग्रामीण क्षेत्र, वहाँ पे कितनी हुई होगी, मतलब इसकी एवरेजिंग आउट पे इतनी बारिश हुई होगी। अब एक तो अतिवृष्टि था, दूसरा जो कारण था कि ये जो हमारा इनका जो ड्रेन यहाँ पे आते हैं शहर के अंदर, जो एक है रेट नदी और एक है जमुरिया नाला जैसे कहते हैं। जमुरिया नाला लगभग 22 किलोमीटर का उसका कैचमेंट का एरिया है। कैचमेंट एरिया मतलब जो 22 किलोमीटर का डिस्टेंस जब वो ट्रैवल करके आता है फिर शहर से निकलते हुए रेट नदी में मिलता है, और रेट नदी का लगभग कैचमेंट एरिया लखनऊ सीतापुर का एंड से आते आते रेट नदी लगभग 100 किलोमीटर का स्ट्रेच अपना उसका भी है। तो जब अतिवृष्टि यहाँ के लखनऊ और बाराबंकी में हुई तो इनके कैचमेंट एरियाज़ में भी जब अतिवृष्टि हुई तो ये जो इतना सारा पानी था, तो जमुरिया नाला का जमुरिया नाले के थ्रू और रेट नदी का रेट नदी के थ्रू ये सब शहर के बीच से निकला। तो जब शहर के बीच से निकला तो शहर के चैनल और बाहर के चैनलों में ग्रामीण क्षेत्रों में फ़ायदा ये होता है कि पानी स्प्रेड हो जाता है, परंतु शहर के अंदर क्योंकि चैनल छोटे होते हैं तो पानी स्प्रेड नहीं होता, तो उफना जाती हैं नदियाँ। तो यही एक प्रमुख कारण था कि नदी उफनाई, और उसके बाद फिर वहाँ पे फ्लडिंग हुई। जो नदी और जमुरिया नाला के आसपास के जो लगभग 40 से 50 मीटर के स्ट्रेच थे उसके अराउंड जितने भी घर बने हुए थे उनमें फ्लडिंग हुई। और तीसरा एक और बिंदु, क्योंकि अर्बन एरियाज़ हैं तो मैं इस चीज़ को कम्प्लीटली डिनाई नहीं कर सकता कि लीगसी एनक्रोचमेंट के इश्यूज़ भी हैं, जहाँ पे लोगों ने एनक्रोचमेंट भी किया है नाले की ज़मीन पे या नदी की ज़मीन के किनारे, तो वो भी कुछ कारण रहते हैं कि उसके अवरोध उत्पन्न होता है। परंतु प्रमुख कारण पहले 2 थे, क्योंकि जब पानी आ रहा है, पास कर रहा है, तो उसकी इंटेंसिटी, तभी यही चीज़ देखने को भी मिली कि सामान्य तौर पे अगर शहर की बारिश से फ़र्क पड़ता तो एक दिन में ही निकल जाता पानी, परंतु इसके कैचमेंट एरिया में इतनी बारिश हुई थी कि वहाँ लगभग 2 से 3 दिन हमारे को पानी पास करने में लगा है शहर के, इसीलिए यहाँ पे काफ़ी दिन तक फ्लडिंग भी रही। अच्छा, जो नेचुरल आपने बताया कि जो नेचुरल ड्रेनेज नदी का, नाले का और ग्रीन बेल्ट में इंक्रोचमेंट और पानी को पास आउट होने की जगह नहीं मिली। बाराबंकी शहर के मास्टर प्लान को लेकर भी हम अक्सर चर्चा करते हैं। क्या इस फ्लड के दौरान ये भी एक विषय कहीं ना कहीं मन में आया कि मास्टर प्लान को रिव्यू किया जाए या उसमें हम ड्रेनेज को प्रायोरिटी दें कि इन फ्यूचर, एक बार ऐसा हुआ, इसके पहले 1 दशक पहले भी 2009-10 के आसपास भी इस तरह की चीज़ें हुई थी, तो इस बार प्रशासन ने क्या सोचा है कि इन फ्यूचर ऐसी चीज़ों से हम बच सके, इसके लिए हम क्या सोच रहे हैं और क्या इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं? देखिए, पहले तो मेन कंसर्न पानी, अगर मतलब 2-3 बिंदु इसमें भी हैं। जैसे एक तो है कि शहर का ड्रेनेज प्लान कैसा है,
तो अगर पानी कहीं फ्लडिंग हुई तो अगर नाला या नदी जो उसके किनारे जिसके अराउंड फ्लडिंग हुई है, तो अगर उसमें पानी कम हो तो पानी की इस तरीके से निकासी होनी चाहिए कि स्वतः पानी निकल जाए। क्योंकि फ्लडिंग तो हो सकती है, फ्लडिंग हर शहर क्षेत्र में हो सकती है। इवन इन फॉरेन कंट्रीज़ ये फिनोमेना देखने को मिलता है कि अतिवृष्टि हुई तो फ्लडिंग हो जाती है। लेकिन निकासी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कितनी तेज़ी से बाहर निकलता है। तो निकासी के प्लान में हम लोगों ने नगर पालिका से अब ये स्टार्ट कर दिया है कि इसमें हमने जो वार्ड मजिस्ट्रेट्स लगाए थे और एक्स्ट्रा जो इंजीनियर्स थे उनके साथ हमने ये बनाया है कि हर जगह की निकासी की कार्य योजना पहले बनाई जाए कि कहाँ कहाँ पे फ्लडिंग होती है। और नाले नहीं हैं, नाले हैं तो फिर वो दूसरे नाले पे जुड़े नहीं है, वो वहीं अंदर वार्ड में ही टहल रहा है, मतलब वो कहीं इंटरकनेक्टिविटी नहीं है। दूसरा, अगर डिज़ाइन प्रॉब्लम है कि एक नाला नीचा बना दिया एक नाला ऊपर बना दिया तो पानी दूसरी तरफ जा नहीं रहा है, तो वो भी रुक रहा है। इस तरीके के इश्यूज़ को टैकल करके एक लिस्ट हम लोगों ने बनाई है और इसकी कार्ययोजना पे हम लोगों ने ये किया है कि जो टाइड फंड भारत सरकार जो 15वें वित्त की धनराशि देती है उसमें जो टाइड फंड का जो होता है अप्रूवल बोर्ड से होने के बाद वो मेरे पास आता है। तो मैंने ये एक शर्त लगाई है कि सबसे प्राथमिकता टाइड फंड में हम लोग पानी की निकासी को दें ताकि वहाँ पे संक्रमण या किसी प्रकार की वो ना हो। दूसरा, आपने बात करी मास्टर प्लान की, तो जो एनक्रोचमेंट रिलेटेड ग्रीन बेल्ट की बात है, तो जो हमारा एग्जिस्टिंग प्लान है वो उसको टेक केयर करने के लिए सक्षम है। हाँ, एक्सपेंशन को देखते हुए, फ्यूचर एक्सपेंशन को देखते हुए कुछ और गाँव को मास्टर प्लान में कवर करना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि हो क्या रहा है जिसकी वजह से कई जगह पे इलीगल प्लॉटिंग होती है। तो अभी भी कई जगह पे देखने को मिला है जैसे इलीगल प्लॉटिंग की वजह से, इलीगल क्या मतलब लोगों ने प्लॉटिंग से अपना घर खरीद लिया है, लेकिन जो कॉलोनी विकास करता है उन लोगों ने अपने यहाँ नाले नहीं बनाए या फिर सड़क नहीं बनाई, तो सस्ते प्लॉट के चक्कर में लोगों ने प्लॉट तो खरीद लिए क्योंकि उनको प्लॉट की भी ज़रूरत है, परंतु वहाँ पे जो अमूलचूल आधारभूत संरचना है वो नहीं दी गई। तो उसको फिर ये होता है कि जब वो नगर पालिका क्षेत्र में आ जाता है तो फिर लोगों का दबाव ये आता है कि अब आप नगर पालिका ऐसे कराए, परंतु लोगों को स्वतः भी इस चीज़ को देखना चाहिए कि जहाँ प्लॉटिंग जिस भी विकासकर्ता से वो खरीद रहे हैं वहाँ पे ड्रेनेज है कि नहीं और क्या उसका नक्शा सक्षम स्तर से स्वीकृत, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों अगर वो नगर पालिका क्षेत्र में नहीं है या विनियमित क्षेत्र में नहीं है तो उसका नक्शा ज़िला पंचायत से स्वीकृत होगा, तो क्या उसका कोई नक्शा स्वीकृत है कि नहीं। तो ये लोगों को भी थोड़ा सा जागरूक रहने की आवश्यकता है यहाँ पे, क्योंकि बाराबंकी लखनऊ से लगा हुआ है, लोग चाहते हैं कि हमारे पास ज़मीन रहे, यहाँ आसपास एक्सपेंशन की भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो थोड़ा सा अनियोजित विकास जो होता है उसमें हम लोगों ने कई कार्रवाइयाँ भी की हैं, परंतु हाँ, मास्टर प्लान में और कुछ गांव जद में आने की अति आवश्यकता है और इसके लिए प्रस्ताव भी भेजा है, शासन स्तर पे इसका विचार भी चल रहा है। डीएम साहब, जो इधर क्षति हुई है किसानों को या शहरियों को जिनके घरों में पानी घुस गया है, कुछ कच्चे पक्के मकान गिरने की, दीवार गिरने की, कुछ लोगों के हताहत होने की भी खबरें आई, तो क्या आकलन हुआ है या क्या आकलन किया जा रहा है कि किस प्रकार से इस क्षति, वैसे पहला तो मैं ये जानना चाहूँगा दर्शकों के लिए कि लगभग कितना लॉस बाराबंकी को हुआ है और उसको हम प्रतिपूर्ति के लिए भी क्या कुछ प्लान कर रहे हैं योजनाओं में या गवर्नमेंट की किसी स्कीम्स में लोगों को कुछ राहत भी दे रहे हैं? अच्छा, देखिए, क्षतिपूर्ति के लिए भारत सरकार का जो आपदा प्रबंधन का जो शासनादेश है उसमें काफ़ी चीज़ें कवर्ड होती हैं। प्रमुखता से खेती के जो किसानों के फसल के जो नुकसान होते हैं जो हर साल जैसे होते हैं, उनका आकलन हम लोग कराते हैं कृषि विभाग से और राजस्व विभाग से, और यदि 33% से ज़्यादा की फसल का नुकसान होता है तो उनको कवर किया जाता है। और साथ ही साथ फसल बीमा अगर किसी ने कराया होता है तो कृषि और राजस्व की टीम से जो संयुक्त रिपोर्ट जाती है उस पे फसल बीमा के लिए बैंक को आदेशित कर दिया जाता है और फिर उसका क्रॉप लॉस का जब रिज़ल्ट आता है तो उसके आधार पे उनको नुकसान की भरपाई की जाती है। तो कृषि क्षेत्र के लिए तो बहुत क्लियर कट वो हैं। शहरी क्षेत्रों की भी गाइडलाइंस अलग अलग हैं, परंतु है क्या, जैसे शहरी क्षेत्रों में यहाँ अगर हम नुकसान का आकलन करें तो सबसे ज़्यादा व्यापारियों के जो गोदाम बने हुए थे जिसमें उन लोगों ने सामान रखा है उनका नुकसान हुआ है। और इसके लिए हम मतलब व्यापारी संगठनों से मेरी वार्ता भी चल रही है कि क्या प्रयास किए जा सकते हैं, क्या किया जा सकता है, कोई ऐसी स्कीम है कि नहीं। तो ये तो हमारी वार्ता चल रही है, अभी हम लोग इसको देखेंगे कि किस प्रकार से अगर कोई किसी भी शासनादेश से कवर होते हैं कि नहीं। तीसरा, जो किसी की मृत्यु दुर्घटना की वजह से हो जाती है, जैसे एक
बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था। एक दीवार गिरने से 2 बच्चों की मृत्यु हुई थी और एक लड़का साइकिल से क्रॉस कर रहा था और बह गया था। तो 2-3 ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे। तो उसमें हम लोगों को आपदा का जियो जो कहता है, उसमें 4 लाख की धनराशि हम लोगों ने तत्काल उनको दे दी थी। तो धनराशि उसमें जो अनुमन्य है वो हम लोग तत्काल सहायता 24 घंटे के अंदर प्रदान करने का पूरा प्रयास करते हैं। किसी कारणवश अगर 1-2 दिन डिले हो जाता है, परंतु हमारा फोकस ये होता है कि हम लोग जल्दी से जल्दी उनको दे दें। बट जो कवर होता है वो उन सबको हम लोग अपने स्तर पे कोई रोकते नहीं है। घर गिरने की भी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी, तो उसके भी नियम हैं, उनका भी नुकसान की भरपाई हम लोग करते हैं। डीएम साहब, कुछ मोहल्लों में कई दिन बीतने के बाद भी पानी ठहरा हुआ है और जो खाली प्लॉट्स हैं आसपास या जो लो लैंड एरियाज़ हैं वहाँ पर पानी रुक गया है और गंदगी वहाँ पर डेवलप हो रही है उसकी वजह से। तो उन एरियाज़ को क्लियर कराया जाए, लोग अपने मोहल्ले में आसपास साफ़ सफाई का अनुभव कर सकें। जी, इस चीज़ में मैं आपको और थोड़ा स्थिति स्पष्ट करना चाहूँगा कि इसका असेसमेंट हम लोगों ने, जब पानी हम लोगों का 2 दिन हो गया था तब हम लोगों ने कर लिया था। ऐसे हमारे कुछ वार्ड्स हैं और कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, कुछ निजी कॉलोनी जो विकासकर्ताओं ने बनाई, उन्हीं में ये सबसे ज़्यादा समस्या है। जैसे एक दशहरा बाग है और शांति करके शांति स्वरूप या ऐसे कोई शांति भवन करके कोई जगह है पलहरी के पास, जहाँ पावर हमारा हाउस भी है, उसके कुछ पॉकेट्स। इन सब जगहों पे ये समस्याएं हैं और हम लोगों का प्रयास यही है कि भविष्य की कार्य योजना तो हम लोगों ने बना ली है, परंतु अभी हम लोगों ने इन सब जगह पे पंपिंग सेट्स लगा रखे हैं। पंपिंग सेट्स लगा के हम लोग पानी निकाल रहे हैं। लगभग 25 पंपिंग सेट अभी जनपद में हम लोगों ने चला रखे हैं और इस पे दशहरा बाग का खलरिया को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सब जगह से हमें उम्मीद है कि कल दोपहर तक हम सब जगह से पानी हटा देंगे। नेक्स्ट स्टेज ये आती है कि भाई इसमें हम लोगों को खूब ज़्यादा ब्लीचिंग पाउडर छिड़कना है और मेलाथियन और इन सब का मिक्सचर जो होता है, ताकि बीमारी ना पनपने पाए। उसके लिए हम लोगों ने वार्ड्स में टीम ऑलरेडी बना रखी है। सारे वार्ड्स में ये सारा काम चल रहा है। जैसे पीर बटावन हमारा क्षेत्र था, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित था पानी बढ़ने के हिसाब से, क्योंकि वो सबसे एंट्री पॉइंट था, वहाँ पे खूब पानी आया था। तो उन सब जगहों पे हम लोगों ने साफ़ सफाई, कचरा उठाने का काम, हर वार्ड में 15-15 लोगों की टीम सुबह से शाम तक लगाई है, छुट्टियां कैंसिल करी, सब कुछ कराया। साफ़ सफाई हम लोगों ने, मैंने खुद भी निरीक्षण किया, गाड़ी से जा के मैं खुद भी निकला हूँ, खुद चला के भी गया हूँ गाड़ी पे 1-2 जगह पे, तो दिखा है साफ़ सफाई तो हो गई। बट ये जो 2-3 वार्ड्स हैं, इनमें समस्या अभी जो बनी हुई है, इसकी निकासी हम लोग ऑलरेडी पंपिंग सेट लगा के कर रहे हैं। और जैसे ही पानी निकल जाता है तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि खाली प्लॉट्स और सड़कें और नाली, इन सब में हम लोग अच्छी भारी मात्रा में ब्लीचिंग पाउडर और इन सब का छिड़काव करके कोशिश यही कर रहे हैं। और प्लस फॉगिंग, कि भाई किसी भी प्रकार का ऐसी स्थिति ना आए कि हम लोगों को महामारी से डील करना पड़े। तो इसमें हम लोगों ने इंडिपेंडेंट उसको चेक करने के लिए मैंने डिस्ट्रिक्ट मलेरिया अधिकारी को भी लगा रखा है कि नगर पालिका अपना काम कर रही है तो आप एक बार जाके वापस से सैम्पलिंग भी करिए कि कहीं कोई ऐसी स्थिति तो नहीं आ रही कि लोगों के फीवर के केसेस उस पर्टिकुलर एरियाज से आ रहे हैं। तो इसको हम मॉनिटर कर रहे हैं। आपदा की स्थिति हुई है जनपद में और इसीलिए ये सारी चीज़ों से हम डील कर रहे हैं। हम लोगों के प्रयास पूरे हैं, हम लोग ज़िला प्रशासन की तरफ से पूरे प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है कुछ कमियां रहें, लेकिन जिस तरीके से कोई भी चीज़ हम लोगों के संज्ञान में लाई जाती है, हम लोग उस पर एक्ट ज़रूर करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रशासन प्रोएक्टिव दिखा। जैसे ही तेज़ बारिश हुई और अर्ली मॉर्निंग से ही एडमिनिस्ट्रेशन की टीम सड़कों पर दिख रही थी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पूरा जिला प्रशासन, पुलिस के लोग, पूरी ताकत से प्रशासन ने इस आपदा से लोगों को बचाने की कोशिश की और मिनिमम लॉस पर इसका सामना किया गया। डीएम साहब, एक प्रसंग और है, बाराबंकी को लखनऊ एलडीए लखनऊ विकास प्राधिकरण ने भी अपनी अगली महायोजना में प्रस्तावित किया है बाराबंकी के काफ़ी क्षेत्र को, और शासन में भी एक प्रस्ताव गया है और यहाँ से विकास प्राधिकरण का भी प्रस्ताव गया है। तो बाराबंकी की जनता भी चाहती है कि उसको लखनऊ के निकट होने के नाते एक भावनात्मक लोगों की अपेक्षा बन जाती है कि हमें भी विकास की वो रफ्तार मिले, वो आनंद मिले जो लखनऊ के लोगों को मिलता है। और निसंदेह बाराबंकी उस बर्डन को भी शेयर कर रहा है। लखनऊ में अब स्पेस नहीं है तो लखनऊ में जो लोग नहीं बस पा रहे हैं, प्रदेश के लोग बाराबंकी में बस रहे हैं, तमाम प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं बाराबंकी में। तो इसको लेकर बाराबंकी के समग्र विकास को लेकर बीडीए की जो अवधारणा है, पिछले 1-1.5 दशक से बाराबंकी डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो चर्चा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें बहुत अच्छा एक प्रयास ये किया है कि लखनऊ के आसपास एक स्टेट कैपिटल रीजन का विकास किया जाए। तो इसका मंथन ऑलरेडी शासन स्तर पे चल रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक अच्छी कार्ययोजना वहाँ से बन के निकलेगी जो सबके लिए
बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करेगी। अब वो बीडीए के माध्यम से हो या स्टेट कैपिटल रीजन के माध्यम से हो, एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की ज़रूरत तो है, क्योंकि लखनऊ को केवल लखनऊ की तरह से नहीं देखा जा सकता। उसको विकास के लिए जगह चाहिए और वो अपने जद में उसके आसपास के क्षेत्र आने ही आने हैं उसमें, क्योंकि ज़मीन नहीं है उस शहर में और कई ग्रीन बेल्ट का एरिया है। तो इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी की जो परिकल्पना है स्टेट कैपिटल रीजन की, अगर यदि इस तरीके से होता है तो जैसे एनसीआर का विकास हुआ है, ग्रेटर नोएडा जहाँ पे हम बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स देख सकते हैं और बढ़िया अच्छी चौड़ी सड़कें देख सकते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि जब क्योंकि उस पर कंसल्टेंट नामित हो चुका है, उसकी एक कार्य योजना बन रही है, तो जैसे ही वो हो जाएगा तो एक डेवलपमेंट का, एक विकास का एक पिटारा यहाँ पे खुल जाएगा और बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे विकास की गतिविधियाँ चालू होंगी और लोगों की जो मंशा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो पूरी होगी। तो हम धन्यवाद देते हैं डीएम साहब को कि इस विषय को बहुत गंभीरता से लिया है डीएम साहब ने और पूरे जिला प्रशासन ने, और अभी भी लगातार काम हो रहा है। जल्द ही बाराबंकी शहर को इस बाढ़ की वजह से जो समस्या आई है उससे मुक्ति मिलेगी और लगातार काम चल रहा है। जहाँ भी पानी रुका हुआ है उसको निकालने का पूरा सैनिटेशन प्लान चल रहा है, साफ़ सफाई, और उसके बाद वहाँ पर केमिकल्स का छिड़काव करके जिससे कोई बीमारी ना हो। और उसके अलावा समग्र विकास जो होना है स्टेट कैपिटल रीजन में शामिल होकर जो गौरव मिलेगा, जो तेज़ रफ्तार का अनुभव होगा विकास की, उसका भी बाराबंकी के लोगों को इंतज़ार है। हम उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार, बाराबंकी जिला प्रशासन इन विषयों को तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे और बाराबंकी के लोगों को भी लखनऊ के साथ कदम ताल करने का मौका मिलेगा। द इंडियन ओपिनियन के लिए बाराबंकी से दीपक मिश्रा।